बच्चे खुश रहते हैं। हम लोग को इंतज़ार रहता है बच्चों का। बच्चे जब घर जाते हैं उनका वेट करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। माता-पिता दोनों काम पर हैं और हमारे यहाँ पूरी टीम, हर एक टीचर का किसी न किसी बच्चे के साथ, अपने जिन बच्चों के साथ को वो पढ़ाते हैं, एक रिश्ता है। पढ़ाना बात की बात है। मुझे भी पर्सनली लगता है कि पढ़ाना, नॉलेज देना एक ईंट गारे पत्थर का काम है, वो तो कर ही लेंगे हम। हम अंदर काम करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बैठाते हैं। हर समाज में बदलाव लाने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भविष्य के लिए जीते हैं। दे आर द पीपल हु डू नॉट सिट एंड कमेंट ऑन द irregularities happening in the society. They are the people who, with their foresightedness and a long term vision, selfless dedication, they shape the society they always wanted to. और आज मेरे संग स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत है जो एक फाउंडर और सीईओ हैं नवयुग आरंभ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी इंदौर की, और एक प्रिंसिपल हैं द फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल की। द फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल एक ऐसी संस्था है जो गर्ल चाइल्ड फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है टिल क्लास 8th। और सोसाइटी खुद, फाउंडेशन और मैम, सभी का एक प्रोफाउंड बिलीफ है कि जब घर में एक बेटी पढ़ती है तो वो परिवार की दशा ही नहीं, दिशा बदलती है, और एक पढ़ा लिखा परिवार एक अच्छे और बेहतर समाज की रचना करता है, और एक समाज एक बेहतर देश की। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट मी वेलकम माय गेस्ट ऑफ टुडे, विजय लक्ष्मी सोमानी। हेलो मैम। हेलो वत्सला, Thank you for accepting my invite. I थैंक यू I am इनवाइट करने truly के लिए। honored. I am truly honored to have you. सो मैम, नवयुग आरंभ तो इस पूरे पॉडकास्ट का स्पॉटलाइट है जिसके बारे में हम बहुत बात करेंगे। पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके अर्लियर ईयर्स कैसे रहे? क्या करियर था आपका? हाउ इज़ योर फैमिली लाइफ, योर फैमिली स्ट्रक्चर व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नवयुग आरंभ? मुझे लगता है हम लोग का बचपन जिस तरीके से गुज़रता है, बड़े होके वो सारी चीज़ें वहाँ जी, रिफ्लेक्ट होती हैं। बिल्कुल। हम लोग पूरा बचपन निकला, हम सुबह को साढ़े 6-7 बजे स्कूल जाते थे। विदाउट फेल हर दिन हमने अपनी दादी को देखा, सुबह को रोटियाँ बनाती थीं। यूँ बंडल्स बने होते थे, 200-400 फुलके डेली बनते थे। क्यों? कोई भी आएगा, पूरे शहर से कोई भी आएगा, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे गाय हो या कुत्ता हो, वो खाएगा। सब्जियाँ भी बनती थी। तो कोई इंसान और आएगा। ये इंदौर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा मायका सतना में। अच्छा, ओके। पूरा बचपन ये देखा। मेरी माँ थी, डेली गुरुद्वारे जाती थी और क्या करती थी वहाँ? सेवा। झाड़ू, पोछा, बर्तन, लंगर, कुछ फेस्टिवल है तो पूरा दिन वहाँ पर। घर का भी पूरा करती थी और वहाँ भी पूरा करती थी। एक बार शादी के बाद जब वो 60 प्लस थी, शरीर इतना साथ नहीं दे रहा था उनका, तो कंप्लेन कर रही थी कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, सेवा नहीं होती है। बोले जाती तो हूँ, ज़्यादा नहीं होता है। गुरुद्वारे का वरांडा काफ़ी बड़ा होता था। बोले सिर्फ़ झाड़ू-पोछा कर लेती हूँ, थोड़े बर्तन होते हैं उतना करके आ जाती हूँ, शरीर साथ नहीं देता है। इसी तरीके से मेरी नानी घर था, बड़ी नानी घर था। मतलब हम बड़े ही उस माहौल में हुए और नवयुग आरंभ वो जिन वैल्यूज़ के साथ हम बड़े हुए, जो कुछ देखा हमने, नवयुग उसी आरंभ का उसी का एक रिफ्लेक्शन है। एक्सटेंशन है बिल्कुल, नवयुग बिल्कुल। आरंभ। तो आपकी जब आपने बताया कि आप सतना में आपकी पले-बड़े, आपकी एजुकेशन हुई, तो बाय क्वालिफ़िकेशन आपने क्या पढ़ाई करी? मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। ओके, और फिर आप यू गॉट मैरिड इन इंदौर? आप हाँ, इंदौर कैसे आए? अच्छा, शादी के बाद शादी के 2-3 बाद। साल पहले शुरू में बॉम्बे में रहे, ओके, फिर इंदौर में ओके। ही रहे। और फिर आपने जब
जब मैम हम नवयुग आरंभ जैसे एक संस्था की हम सोचते हैं उसको स्टार्ट करने का, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन, और एक एक अंदर से एक स्पार्क आता है कि नहीं ऐसा कुछ करना है, बिकॉज़ ये सिर्फ़ एक स्कूल नहीं है, ये सिर्फ़ एक कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है जहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये एक नोबल कॉज़ है। तो नवयुग आरंभ की कल्पना आपने कैसे करी? आपने अकेले ने करी या कोई वहाँ पे आपके साथ था जिन्होंने आपकी हेल्प करी? मुझे लग रहा है बहुत सोच के तो नहीं किया था, ओके, पर लाइफ में एक चीज़ अंदर में बहुत क्लियर थी कि कुछ करना है, क्या करना है कुछ भी क्लियर नहीं था। पर जो भी छोटे-छोटे मौके आते थे घर को सँभालते हुए, घर में बच्चे थे, मम्मी-डैडी, बुज़ुर्ग थे, सँभाल चाहिए होती है। तो घर परिवार को सँभालते हुए अंदर में एक रहता था कि कुछ करना है। क्या करना है कुछ भी क्लियर नहीं था। छोटी-छोटी जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती थी करते थे, पर हर बार लगता था नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या? और जब ये काम शुरू हुआ, शुरू किया, उसके बाद कभी थॉट आया ही नहीं कि कि कुछ नेक्स्ट और। क्या? हुँ, लगा नहीं यही चाहिए था, हाँ, यही हाँ। करना था। तो नवयुग आरंभ की जब स्थापना हुई तो यू यू आर द फाउंडर एंड सीईओ, तो उस टाइम पे कौन लोग और थे या यू वर अलोन? कौन और था जिन्होंने आपको सबसे इसमें हेल्प ज़्यादा करी? मेरी दीदी, मेरा वेरी फैमिली तो नाइस। अच्छा, मतलब हस्बैंड, ओके, बच्चे, मम्मी-डैडी, ऑलराइट, इन-लॉज़, ओके। ये तो पहले दिन से ही साथ में थे बिल्कुल। और नवयुग जब स्टार्ट हुआ तो फ्यूचर फाउंडेशन जो स्कूल है वो उसका एक इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो नवयुग की क्या फिलॉसफी है और फिर उसके संग फ्यूचर फाउंडेशन स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण रहा? एक होता है आप सोच के मैदान में आते हो, एक होता है मैदान में कूद उतर गए जाते हो और अब जो अपने होगा आप। करते जाएँगे। जी। बस था कि कुछ करना है। तो 2007 में ही हमने कम्युनिटीज़ में विज़िट करना शुरू किया था। मतलब आप हाउसवाइफ़ से सीधे आप मैदान में आए थे। तो इंदौर की काफ़ी स्लम्स में हमने विज़िट किया। क्या करना है नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। बस विज़िट करते थे कि कहीं कुछ क्लिक हो या लोकल सपोर्ट मिले, क्योंकि उसके बिना हम भी वो काम बहुत नहीं कर ज़रूरी है, सकते। सही बात है। इस कम्युनिटी में जब आए शायद 1 साल के बाद इस बस्ती में हम लोग पहुँचे थे। हमारे शॉप पे एक बंदा काम करता था। उसने बोला मैम हमारी बस्ती में आप चलिए, किसी से मिलवाता हूँ मैं। उसने एक बंदी से मिलवाया। तो बोले मैम सिलाई सिखाओगे लेडीज़ को? मैं बिल्कुल सिखाएँगे, मुझे जगह दिखाओ। हुँ, तो वो लेते-लेते काफ़ी अंदर एक बस्ती में लेके गई कि वहाँ एक कमरा है, हम लोग वहाँ सीख सकते हैं सिलाई। वहाँ पहुँचे बहुत सारी लेडीज़ थी। बोले मैम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, सिलाई तो हम बाद में सीखेंगे, पहले बच्चों को पढ़ाओ। मैं कहा ठीक है पढ़ाएँगे, जगह? बोले यही कमरा है। बच्चे? बोले हमारे बच्चे हैं, जितने बोलो आस-पास के सारे बच्चे आएँगे। कब से शुरू करना है? 1 अगस्त मतलब ये 1 हफ्ते पहले हम बैठे थे और 1 अगस्त उन्होंने तय किया 1 अगस्त से टीचर चाहिए। उसी वक़्त बस्ती की ही एक टीचर वहाँ से उनके निकल घर के रही सामने थी। उनको बुलाया, "प्रीति मैम।" उसी वक़्त तय हुआ रेंट क्या होगा कमरे का, मैम की सैलरी क्या होगी और 1 अगस्त से वो काम शुरू हो गया। 50 बच्चे, 1 कमरा, 1 टीचर। वो एक शुरुआत थी। एग्ज़ेम्पलरी, मतलब ये जो आजकल स्कूल्स लॉन्च होते हैं या इनफैक्ट कोई छोटा बिज़नेस भी हो, इट टेक्स सो मच प्लानिंग कि उसका पूरा एक ऑफ़िस लगेगा, एक इतनी टीम लगेगी, और आप जो बोल रहे हैं इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, एंड स्टिल यू वर एबल टू बिल्ड समथिंग सो लार्ज। तो नवयुग आरंभ से आपने स्टार्ट किया, तो एजुकेशन के अलावा और भी कुछ स्किल बिल्डिंग करते हैं आप लोग उसमें? हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते थे। जी। तो किस तरह के, मतलब जब मैं फ्यूचर फाउंडेशन की बात करूं, जितना मेरी समझ है उसमें आप सिर्फ गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देते हैं? उसमें हम सबको लेते हैं, बॉयज़ भी हैं। बॉयज़ भी हैं? हाँ, ओके, पर ओके। लड़कियाँ ज़्यादा आईं क्योंकि बस्तियों में जो माहौल था कि लड़के को तो पढ़ाना है फिर भी, लड़की घर सँभालेगी, छोटे भाई-बहन हैं, लड़की सँभालेगी। तो हम लोग जब सर्वे के लिए जाते थे तो लड़कियाँ ज़्यादा मिलती थीं। तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं मैम? एक स्टूडेंट अपने घर से, अपने स्लम से, जहाँ भी वो रह रहा है, वहाँ से लेकर
जो फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल है वहाँ तक आने का जो पूरा प्रोसेस है, पेरेंट्स तक पहुँचना, उनका कोई एप्रीहेंशन है या वो एकदम से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? शुरुआत में अभी भी हम लोग जी, सर्वे करते हैं, जी। एक-एक घर में जाते हैं। कोई भी बच्चा अगर नहीं जा रहा है स्कूल हुँ, या कभी नहीं गया या ड्रॉप आउट है, पहले उनके पेरेंट्स को पकड़ते हैं हम कि आप पढ़ाओ। प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं पढ़ रहा है? जितना हम लोगों से हो सकता है कोशिश रहती है कि इसको पढ़ाना है। उसमें ज़्यादातर हमको लड़कियाँ ही मिलती हैं। गाँव से आए हैं यहाँ पर, उस वजह से पढ़ाई छुट्टी है कि गाँव से आए हैं कमाने के लिए, जब तक सेट हो, 1-2 साल उनको सेट होने में निकल लगता है, जाते तब हैं। तक पढ़ाने का नहीं सोच पाते हैं। हाँ, टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, वैसे भी अवेयरनेस कम है और जब रोज़ी-रोटी का सवाल है, तो एजुकेशन पहले प्रायोरिटी में नहीं हाँ, रह पाती है। हाँ, हाँ। तो ऐसे एक-एक घर में हम लोग सर्वे करते हैं, हमारी पूरी टीम। अभी जैसे छुट्टियाँ हैं, जून में स्कूल खुलेंगे, तो जून पूरा और अप्रैल में भी हम लोग कम्युनिटीज़ में सर्वे करेंगे। ऐसी फैमिलीज़ को, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे जो नहीं जाते हैं स्कूल। तो पेरेंट्स एकदम ईज़िली एग्री करते हैं या आपको कुछ कुछ तो उनके उधर से भी वो रहता होगा कि दे आर नॉट इनटू माँएँ इट? ज़्यादातर पढ़ाना चाहती हैं, यस, एब्सोल्युटली। तो उनकी इच्छा थोड़ी भी नज़र आती है, तो फिर चैलेंजेस पूछते हैं, प्रॉब्लम क्या है? मिल के सॉल्व करेंगे। बस शर्त है आप भेजो बच्चे को। बस तो आप तो कई बार भेज दो। हाँ, हाँ, कई बार होता है कि छोटे भाई-बहन हैं, बड़ी बच्ची है, उनको सँभालती है, कौन सँभालेगा? बोलते हैं आप छोटे भाई-बहन को साथ में भेजो, पर ओके। बच्ची को भेजो। तो ऐसे हमारे साथ काफ़ी बच्चियाँ जो बड़ी हो गईं, हाँ, जो हाँ। 8th क्लास तक पढ़ी, उसके बाद कॉलेज भी उन्होंने जॉइन किया। शुरुआत वहाँ से हुई कि वो अपने छोटे भाई-बहनों को स्कूल में लेके आती थी। आप बैठो, ये पढ़ रही हैं। और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से हैं? मतलब वो कितने क्वालिफाइड होते हैं एंड व्हाट इज़ लाइक डू वी पे देम? क्या उनका क्या सिस्टम रहता है? सभी पेड हैं, सभी ट्रेन्ड हैं, मोंटेसरी ट्रेन्ड या बीएड। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, वो वो थोड़ा ज सेकेंडरी हो जाता है। बिल्कुल, हमारे बच्चों से जो एक प्रेम विलिंगनेस करे, हाँ, सही बात वो है। बहुत ज़रूरी हाँ, है। जो उस चीज़ को एम्ब्रेस करें, जो उस कॉज़ में आपका हाँ, साथ दें, उस कॉज़ के साथ जो जुड़े, जुड़ जाते हैं। वो पढ़ा लेगा। बट मैम इतना आपने लंबा सफ़र तय किया 2008 से टुडे वी आर इन 2026 तो आई एम श्योर चैलेंजेस बहुत आए होंगे, बहुत मुश्किलें आई होंगी। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने सबसे ज़्यादा फेस किए और किस तरीके से उनको ओवरकम किया? चैलेंजेस जो भी है वो काम का ही हिस्सा है। पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल पास क लग रहा है उनको कि पढ़ाना तो इतना लंबा टाइम पड़ेगा, हाँ, पर आज की तारीख में वो हमारा बच्चा ₹300 रोज़ का कमा सकता है, ₹100 भी कमा सकता है। क्यों पढ़ाना? इसको ये सबसे काम बड़ा पे ले जाओ। हाँ। हुँ। आई थिंक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही इसी चीज़ से क्रिपल्ड है कि एक तरफ देयर इज़ अ सोसाइटी जिनको बच्चों को पढ़ाना इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर देम, लेकिन जो आप जिस तरह के बच्चों की यदि मैं फ्यूचर फाउंडेशन की बात करूं तो आई थिंक यही सबसे बड़ा रोड़ा है कि बिकॉज दे आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ देयर फैमिलीज, तो वो एक रहता है कि नहीं फिर हम क्यों बच्चे को पढ़ाने भेजें, लेकिन जब वो पढ़ने आते हैं तो आपको क्या मतलब क्या उनमें डिफरेंस दिखता है? कॉन्फिडेंस तो आई एम श्योर आता ही होगा, लेकिन हाउ मच दे आर अलाइन्ड विद द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर स्कूल? कितना उनको अच्छा लगता है या अ, उनको ऐसा लगता है कि दे आर स्टडिंग इन अ रियल सेटअप इन अ रियल स्कूल, तो क्या जो उनके फ्यूचर के सपने हैं विल दे बी एबल टू अचीव दोज स्कूल्स में? बच्चों का क्या इसमें वो रहता है? सबसे बड़ी बात हमारे बच्चे खुश रहते हैं। हम लोग को इंतज़ार रहता है बच्चों का। बच्चे जब घर जाते हैं उनका वेट करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। माता-पिता दोनों काम पर हैं और हमारे यहाँ पूरी टीम, हर एक टीचर का किसी न किसी बच्चे के साथ, अपने जिन बच्चों के साथ को वो पढ़ाते हैं, एक रिश्ता है। पढ़ाना बात की बात है। मुझे भी पर्सनली लगता है कि पढ़ाना, नॉलेज देना एक ईंट गारे पत्थर का काम है, वो तो कर ही लेंगे हम। हम अंदर काम करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बैठाते हैं। मतलब हमारे यहाँ डेली सुबह को 15 मिनट की टीचर्स की मीटिंग होती है, जिसमें अपना वो पूरे दिन का
क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़े में। शाम को आधे घंटे के लिए हडल मीट होती है। हर एक टीचर का, इस पूरे स्टाफ मेंबर का उसमें होना ज़रूरी है। और उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए, अगर कोई भी बच्चा परेशान है या दुखी है, वो चीज़ ज़रूर आएगी और उस पे डिस्कशन होगा कि क्यों है। और सिर्फ़ जानना काफ़ी नहीं है, उसके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। तभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना तो इज़ लाइक हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसको जब तक आप रिज़ॉल्व नहीं करोगे, तब तक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब गर्ल चाइल्ड की हम बात करते हैं, तो आई थिंक उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रह जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि आप स्किल बिल्डिंग में भी करते हैं, तो किस तरह की स्किल बिल्डिंग होती है? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा, हम लोग अपनी तरफ से जितनी समझ होती है, छोटे परिवार हैं, बेस्ट पेरेंटिंग की कोशिश करते हैं, जितनी समझ होती है। अच्छा स्कूल था, काफ़ी अच्छा स्कूल था, टीचर्स बहुत अच्छे, स्कूलिंग हो गया अच्छे से, कॉलेज, ग्रेजुएशन अच्छी जगह हुआ, मास आगे उसका 2 साल यूएस में पढ़ाई किया, फिर एक इंटरनेशनल कंपनी में वो जॉब कर रहा था। बाहर से देखा जाए तो बड़ा वॉव! चकाचौंध। इसमें जो चीज़ समझ में आई कि ये सब इतना सब होते हुए, उसको मिलते हुए, वो बच्चा अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा था, परेशान हो रहा था बार-बार। तब मुझे लगा कि कुछ है गैप पेरेंटिंग में और एजुकेशन में, जो बच्चा इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। और उस वहाँ क्लिक हुआ कि पहले ये ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। और वहाँ हम लोगों ने शुरू डिसाइड किया, हमको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देनी है बच्चों को। कंपल्सरी है, मतलब फिक्स है हमारा। शुरू से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हर क्लास की लाइफ स्किल्स वर्कशॉप्स तो होती लाइफ हैं। स्किल्स जैसे क्या, आप थोड़ा थ्रो सम लाइट ऑन दैट? कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंगर मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कैसे समझें, होल्ड कर पाएँ या एक्सप्रेस कर पाएँ, सही तरीका क्या हो, कैसे डिसीजंस लेने हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी, क्योंकि कम्युनिटी के बच्चे हैं, उठना, बैठना, हाँ, वॉशरूम बिल्कुल। यूज़ करना, यस, ये सारी लाइफ चीज़ें भी स्किल्स, हम, हाँ, ये स्किल्स भी हम उनको बहुत देते हैं। ज़रूरी हैं ये हाँ, सब, हाँ। और इसमें कुछ टेक का पार्ट, कुछ टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह भी आप कंप्यूटर इंक्लूड ट्रेनिंग करते रहती हैं? है हमारे, हाँ, ओके, तो बिल्कुल। इनमें भी सब टीचर्स, वॉलंटियर्स आपके पास आते हैं, जी। एंड यू हैव अ सिंगल सेटअप ऑफ अ स्कूल। तो फ्यूचर फाउंडेशन से अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका विजन, आपका लॉन्ग टर्म विजन, आपने बताया कि बस बच्चा खुश रहे या पढ़ाई करे, लेकिन एक एक टाइम आता है जब अपने को लगता है कि अब इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ऐसे में बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम की भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। यदि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आपसे बात करूं, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में कहाँ गैप है? और हम या आप, हम मिलकर एज अ सोसाइटी ऑल्सो, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस गैप को बिल्ड कर सकते हैं? लास्ट ईयर हमारे पास एडमिशन्स हर साल आते हैं। जी, लास्ट ईयर 2 बच्चे आए थे, जी। गाँव है, वहाँ से आए थे 2 बच्चे एडमिशन के लिए। 5th क्लास पास का रिज़ल्ट लेके आए थे। तो एडमिशन के टाइम पे हम बस उनको फर्स्ट या सेकंड की बुक हिंदी की और इंग्लिश की रखते हैं और एक खाली पेपर, पेंसिल। हिंदी ये पढ़ के दिखाओ, 1 लाइन बस। वो बच्चे एक अक्षर आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए हिंदी का। ओह! इंग्लिश तो उन्होंने बोल दिया आता ही नहीं आता है। ही नहीं है, मैथ्स में पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन की देखते हैं, अगर एडिशन आ रहा है तो तो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का। आएगा। 2 या 3 सम्स देते हैं बस। वो 5 मिनट का हमारा रहता है, जी, उसमें समझ में आता है कि कि कितना बच्चे को, लेवल है। और हुँ, इतना अगर आ गया मतलब हुँ। बहुत होशियार बच्चा है, दो इसको एडमिशन सही तो ख़ैर बात हम है। देते ही हैं। हुँ, हुँ। तो ये बच्चे इस स्थिति में आए जिनको लिखते क्या, पढ़ते ही नहीं आ रहा था, अक्षर भी नहीं आ रहा था, मात्राएँ दूर और ये की बात है। कितने साल के बच्चे रहे होंगे? 5th प्ला पास का रिज़ल्ट लेके आए अच्छा, थे हमारे पास। अच्छा, ओके। मतलब इनको 6th में होना हाँ, चाहिए था, हाँ, है ना? हाँ। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं जी, वो तो पता ही है। हाँ।
हाँ। सॉल्यूशंस की बात होनी चाहिए। सॉल्यूशंस की। और आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन, मतलब मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो कोई मैसेज या कोई आस्क आपकी सोसाइटी से, जो लोग देख रहे हैं उनसे, हम कैसे, हमारा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम, आपकी, मेरी, हम सबको सुनने वालों की, कि हमको हमारे देश में एजुकेशन का स्तर ऊपर करना है, और मैं एक इंडिविजुअल, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? अगर आप मुझे बता सकेंगे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल आल्सो। गाँव में, शहरों में सब जगह स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं। आज मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाना है या उसकी जो भी ज़रूरत है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तब ज़रूरत है जब मुझे लगेगा कि है ज़रूरत, मैं अटक रही हूँ। मुझे मेरा काम करना है। सिंपल बात है, सबको अपना काम करना है। सिस्टम तो बना हुआ है, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, हमको काम करना है अपना, पढ़ेंगे बच्चे। तो मैम, जब ये बच्चे आपके यहाँ से 8th के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाते होंगे, जितने भी जाते होंगे, तो आपको लगता है कि फिर 9th के बाद हो सकता है कॉम्पिटिटिव के लिए भी दे एस्पायर, सो ऐसा कोई चैलेंज आपको दिखता है कि कॉम्पिटिटिव के लिए उनकी इतनी तैयारी नहीं होती है, या दूसरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स या कैथोलिक स्कूल से आते हैं, तो उनमें और हमारे बच्चों में, अगर आपको मैं बहुत ऑनेस्टली पूछूं कि क्या डिफरेंस होता है मैम, तो आप क्या कमेंट करेंगे उसके ऊपर? फ़र्क है, पर अगर इच्छा शक्ति है ना, हमारे स्कूल का एक बच्चा आईआईटी खड़गपुर में है, एक बच्ची, एक पूरा फैमिली में झाबुआ की एक पूरी फैमिली, 7 बहनें। हम लोग वहाँ सर्वे के लिए गए थे। शुरू में जब सर्वे बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से चल रहा था, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत थी। तो वो झाबुआ का एक पूरा कम्युनिटी है, जो बच्चे स्कूल एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था और उसके पापा कन्विंस हो गए कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। उनके घर में 7 बेटियाँ थीं। वो सातों बेटियों का उन्होंने एडमिशन कराया। आज सबसे बड़ी बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अमेजिंग। एक नीट का एग्ज़ाम दे रही है, एक फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। चैलेंजेस इनके पास थे, तो जैसे जो नीट कर रही थी, अभी वो कोचिंग ले रही है, तो उसका नहीं हो रहा था कोचिंग में एडमिशन। इस गैप में हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ना ही है। हम एंश्योर करते हैं 8th पास के बाद हर बच्चा 9th में जाए, 10th करे, तो वो पूरा फ़ॉलो-अप हमारा रहता है। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ये पूरी हमारे पास खबर रहती है। खबर रहती है मतलब हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं। बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, मीटिंग होती है हमारे यहाँ, साल में 2 बार मीटिंग होती है। जितने बच्चे हमारे स्कूल से निकले हैं, ज़रूरी नहीं उन्होंने 8th किया हो, पहले भी अगर गए हैं, वो सब आते हैं और साल में 2 बार और पूरी शेयरिंग होती है। सारी चीज़ें पता चलती है, कौन जो नहीं आ पाते हैं, सबके बारे में एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो जिसके साथ जो चैलेंज आता है, वहाँ हम लोग रहते हैं उनके साथ। बिल्कुल। और नवयुग के जो फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल है, उसके लिए आप कभी आउट ऑफ इंदौर, आप बोल रहे हैं सर्वे के लिए गए, तो आउट ऑफ इंदौर इसको खोलने का या स्टैब्लिश करने का कभी दिमाग में नहीं आया मैम? अभी तो इंदौर में ही इतनी क्षमता है। बहुत ज़्यादा है इंदौर में स्कोप। आप सोचो हम 21st मतलब मेरे को लगता है मेरे 2 बेटे हैं। मैं 21st सेंचुरी की बात कर रही हूँ और यहाँ रह रही हूँ और 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद मैं 19th सेंचुरी में जीती हूँ रोज़। बेसिक लिटरेसी के लिए वहाँ फ़ाइट है। इतना बड़ा गैप है और इंदौर में अब ये तो प्रॉपर इंदौर में है हम। तो अभी तो यहाँ पर इंदौर ही ही करने बहुत, के लिए हाँ, बहुत है। बहुत है। जो दूसरी स्लम्स मैंने देखी थी, ये तो काफ़ी अच्छी है। ये स्लम अब स्लम नहीं है शायद, पर दूसरे जो एरियाज़ हैं इंदौर के, बहुत स्कोप है करने का। मेरा जो सोचना है, जो मैं चाह रही हूँ कि एक सेट ऐसा हो जाए करिकुलम, जिसको हम रेप्लिकेट कर पाएँ। वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा और बहुत यूनिफ़ॉर्म मेथोडोलॉजी हो जाएगी। हुँ, क्योंकि अभी 15-17 साल का जो एक्सपीरियंस है, जी। अब हम लोग ये सोच पा रहे हैं।
हाँ, रेप्लिकेट हम लोग वही मेरा कर मतलब सकते था हैं। कि हाँ। नेक्स्ट लेवल क्या है। तो उसको स्टैंडर्डाइज़ करना या उसको यूनिफ़ॉर्म करना। और फ्यूचर फाउंडेशन में जिस तरह के टीचर्स आते हैं, तो उनका इंटरव्यू का आप कोई प्रोसेस है जो फ़ॉलो करते हैं? सबसे पहले रिटन रहता है, क्योंकि एज़ अ टीचर हम उसको उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो एक रिटन टेस्ट होता है, बेसिक जितना हमको चाहिए। नॉलेज वाला पार्ट भी, पर मिनिमम एक्सपेक्टेशन जितनी रहती है ना, वो इतनी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है कि वो जो कनेक्शन हम उनका देखना चाहते हैं बच्चों के साथ। बाकी तो फिर जो ट्रेनिंग पार्ट हमारा रहता है, वो पूरा साल चलता है। उसमें फिर जो करना चाहता है, जी, सबसे वो पहले तो वो इम्पोर्टेंट है हाँ। हमारे काम में। हाँ, वो जो बोलते हैं इंटेंशन और एबिलिटी, तो मुझे लगता है यदि इंटेंट है करने का, तो एबिलिटी तो फिर होती है तभी वो आप तक आ रहा है, अब बेसिक वाली हम उम्मीद करते हैं, इतनी चाहिए ही चाहिए हमको, बाकी चीज़ें धीरे-धीरे मैनेज हो सँभलती हैं। जाती हाँ। हैं। और मैम थोड़ा पर्सनल पूछूँगी कि यू बीइंग अ लेडी, तो आपको कभी ये चीज़ लगी कि यू बीइंग अ लेडी तो आपके चैलेंजेस ज़्यादा थे या कम थे? बिकॉज़ यू वर द फाउंडर, सीईओ, तो अ, या इफ यू वुड हैव बीन अ मेल या मेल काउंटरपार्ट होता या पॉलिटिकली कनेक्टेड होता, तो वो और ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाता, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हुआ कभी आपके संग? नहीं, मेरे को लगता है एज़ अ लेडी जो हूँ मैं ही अपने आप को समझ सकती हूँ। मैं किसी मेल को नहीं फ़ील कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ। जो मेरा पर्सनल एक नेचर मुझे समझ में आता है, एज़ अ मदर वाला मेरा हाँ, मदर जो इंस्टिंक्ट्स। नेचर है वो ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी चीज़ों से ज़्यादा हावी है वो। तो मेरे लिए काम करना इसलिए आसान हो जाता है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे में, मुझे लगता है ऋषिकेश को पढ़ना है, दिव्य को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मुझे अलग से मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि सिंपल बात लगती है कि मेरे बच्चे को अगर भूख लगी है, तो दिन है हाँ, या रात है, कुछ भी करना है, ही है, तबीयत ठीक बनाना है या नहीं है, मोटिवेशन नहीं चाहिए हाँ, आपको, वो तो एक आप करोगे, बिल्कुल करोगे। तो आप हुँ, करोगे। वेरी मतलब नाइस। मोटिवेशन कभी ना हो, ये हो मुझे ही लगता नहीं है इस सकता फ़ील्ड है। में मुझे कभी लगा हाँ, ही नहीं हाँ, कि हाँ। हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि वो मदरली इंस्टिंक्ट हम सब लेडीज़ में कहीं न कहीं होती है, और हम हर किसी में, जैसे मेरे घर में भी कभी मेड्स के बच्चे आते हैं, वो उनको अपने संग काम के लिए ले आती है। तो आई वुड स्ट्रांगली से नो टू हर कि नहीं, काम तेरे से जितना हो तू कर ले, अदरवाइज़ आई कांट जस्ट सी अ स्मॉल गर्ल कि वो मेरे घर में आके काम कर रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ, यदि हर कोई ये इस चीज़ का प्रण ले ले कि कम से कम मैं मेरे घर में चाइल्ड लेबर नहीं एंटरटेन करूँगी, तो आई थिंक थोड़ा बेटर हम कर सकते हैं। और हम जो फर्स्ट लेवल है कि हमारे यहाँ मेड्स आ रहे हैं, कारपेंटर्स आ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए को हम इस तरीके से किसी भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी एक लर्निंग आज आपसे मिली है। अब बिकॉज़ टुडे नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैम, एंड ये पॉडकास्ट भी मेरा ऑब्जेक्टिव एक थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का है। मैं चाहूँगी कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से जो लेडीज़ इस पॉडकास्ट को सुन रही है, उनको कुछ आप मैसेज दें कि वो क्या ऐसा कर सकती हैं। सी इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट अर्निंग मनी, या मेरे को ऐसा लगता है, मैं हर जगह बोलती हूँ कि अपने आप को प्रोडक्टिवली एंगेज रखो, कुछ करते रहो, हमेशा उस चीज़ को मनी से मत रिलेट करो, दैट इज़ माय मैसेज। लेकिन मैं चाहूँगी कि एक एंड में कि आप अपने पॉडकास्ट में कुछ ऐसा उनके लिए बोलें जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से, एंड एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, आप मुझे कुछ बताएं उनके लिए। वही जो बात शुरू हुई थी कि जिस तरीके से आप बड़े होते हो, वही चीज़ें आपके अंदर तक रहती हैं। मेरे अंदर तो वही है, दो, दो, दो। मुझे पता है मैं क्या दे सकती हूँ। जो चीज़ें हैं देने के लिए, या फिज़िकली हम कुछ करें, दें, कुछ करके दें। मेरे पास कुछ सोच है, कुछ टैलेंट है, कुछ ऐसा जिसमें मैं अपने सोच दे सकती हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दे सकती हूँ। कुछ भी, हम सबको अपना पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। बस मुझे लगता है बाहर से कोई किसी को क्या समझा सकता है कि तुम क्या करो। अपने आप को टटोलें कि हम क्या कर सकते हैं, वो इच्छा बस चाहिए एक, और बस एक वो वो देने इच्छा का है। एक जो सुख है,
और वो शायद हम सब वही तो ढूँढते हैं कि हाँ, सुख चाहिए, मज़ा हाँ, चाहिए, हाँ। वो यहाँ वो मुझे मिलता है। अनमैचेबल है, जो देने का सुख है। तो आई थिंक मैम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई वुड अगेन लाइक टू से थैंक यू एंड मैं अब आपके कुछ और इम्पोर्टेंट गेस्ट्स को थोड़ी देर इंटरोगेट करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। सो आई ऑल्सो हैव टुडे मैम के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं चाहूँगी कि दे वुड बी लाइक स्पीकिंग अबाउट द स्कूल, देयर एक्सपीरियंस। So thank you, ma'am, for being a wonderful guest. Thank थैंक you. यू वत्सला, Thank you. थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता चौहान है और मैं जब से 6 साल की थी, 6-7 साल की, तब से मैं नवयुग आरंभ से जुड़ी हुई हूँ। मेरा फर्स्ट स्कॉलर नंबर था स्कूल में। मैम ने शुरू से ही लेकर आज तक मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। मैं शुरू से लेकर बहुत ही छोटी थी तब से ही मैंने मैम के साथ अपनी लाइफ़ जी है एक तरीके से। मैं बहुत खुश हुई स्कूल में आकर। मैम ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी थी टीचिंग के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी मैं मुझे नहीं आना, लेकिन जब मैम ने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैं स्कूल में आई और मैंने एक टीचर की तरह स्कूल को जॉइन किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, बहुत खुश रहती हूँ मैं बच्चों के साथ। उनके साथ रहकर मैं इतनी खुश रहती हूँ कि जो पिछला रहता है मैं भूल जाती हूँ। बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती हूँ, प्रेज़ेंट को जीती हूँ और मैम ने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की है। जब मैंने 8th की थी, उसके बाद मैंने स्कूल पढ़ाई करनी छोड़ दी थी। तो 1 साल मैं घर पे ही थी, गैप हो गया था मेरे 1 साल का। पर मैम ने मुझे याद रखा, मुझे फिर से मैम ने बुलाया स्कूल में और समर्थ शुरू किया था 10th के लिए। 10th का फॉर्म भरवाया था मैम ने, तो मैंने 10th वहीं से की है नवयुग आरंभ से, फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल से। और 10th करने के बाद फिर मैंने अपने डिसीज़न लिए, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। 10th और 12th मैंने दूसरे स्कूल में की। वहाँ दूसरे स्कूल में 10th 12th करने के बाद मैंने फिर कॉलेज जॉइन किया। कॉलेज किया मैंने और अब मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग स्किल्स में आगे बढ़ना है, टीचिंग करना है मुझे और एक अच्छी शिक्षक बनना है, ताकि मैं बच्चों को वो सब दे सकूँ जो हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें दिया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, तो मैं दिल से प्रिंसिपल मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। आज मैं यहाँ आकर अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बात है। तो मेरा नाम काजल है और मैं नवयुग आरंभ एनजीओ से और फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल से पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पहले एज़ अ स्टूडेंट और अब एज़ अ टीचर। अ, सच कहूँ तो पहले मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था, मैं पढ़ना चाहती ही नहीं थी। शायद इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरी फैमिली अवेयर नहीं थी पढ़ाई को लेकर, उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। तो ऐसे ही एक बार मैम आए थे हमारी कम्युनिटी में इन विज़िट के लिए, क्योंकि हम कई बार आते रहते हैं। तो हमको देखा और मेरे भाई-बहन को देखा और भी आस-पास बहुत सारे बच्चे हो, तो वहाँ देखकर मैम ने सोचा कि इन्हें भी पढ़ना चाहिए। तो फैमिली को समझाया, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताई। उसके बाद से मैं स्कूल जाने लगी तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। पर मैम ने लगातार अपनी मतलब कोशिश जारी रखी, हर बार प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। 8th तक मैंने पढ़ाई वहाँ तक की। उस मेरे लिए बहुत आसान नहीं था पढ़ना, क्योंकि घरवालों का मतलब था कि क्या करेगी पढ़कर? तू लड़की है, नहीं पढ़ना तुझे। 8th के बाद तो मेरी लाइफ़ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे लगा था कि अब मैंने इतनी मेहनत की और मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। पर मैम ने मेरी फैमिली को समझाया, स्पेशली मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को मेरा सपोर्ट सिस्टम बनाया। उन्हें एनकरेज किया कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, अभी शादी कर देंगे तो इसका मतलब जीवन रुक जाएगा यहीं, कुछ नहीं कर पाएगी। पर मम्मी को उन्होंने समझाया और मम्मी मानी भी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मम्मी मेरे साथ है तो फिर तो मैं पढ़ पाऊँगी, कुछ कोई मुझे रोक ही नहीं सकता पढ़ने के लिए। तो आज भी मैं दिल से मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी इस बात के लिए कि उसके बाद से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर मैंने 8th तक यहाँ पढ़ाई की इस स्कूल में, उसके बाद मैंने 9th से 12th तक की अपनी स्कूलिंग दूसरी जगह से कंटिन्यू की। यहाँ भी मैम का ये नहीं था कि मुझे छोड़ दिया है, उसके बाद भी मैम ने पूरा चेक रखा। 10th-12th में भी मुझे मैम ने हमेशा पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लगातार मैम का चेक था ही मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने 12th जब कंप्लीट कर लिया, फिर एनजीओ से मेरे पास एक कॉल मतलब ऑफ़र आया कि क्या तुम स्कूल जॉइन करना चाहोगी? फिर मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था।
क्योंकि मैंने बचपन से ही मैम का जो जुनून था, बच्चों के लिए काम करना, समाज के लिए जो मैम का पैशन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मैम से बहुत इंस्पायर हुई थी और मैं भी चाहती थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ बच्चों के लिए। तो मैंने तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर लिया और आज मैं जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, वहीं पर मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ काम करना मेरे लिए सिर्फ़ जॉब नहीं है, मुझे काम करके बहुत ही अलग ही खुशी मिलती है। खुशी का एहसास होता है, ये नहीं होता कि सुबह अरे यार काम पे जाना है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुशी से काम पे जाती हूँ। मैम ने हर बार हेल्प की, चाहे वो एकेडमिक हेल्प हो, इकोनॉमिकल हेल्प हो, चाहे मेरी हेल्थ को लेकर हेल्प हो, हर तरह मैम ने सपोर्ट किया पूरे टाइम। अ, समय-समय पर मैम लाइफ स्किल वर्कशॉप्स भी लेते हैं टीचर्स के लिए, जो हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से ग्रोथ में हेल्प करती है। आज भी मैं जब अपनी ही उम्र की लड़कियों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सच में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। नॉलेज में ही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन में या फिर अपनी लाइफ जीने की जो मेरी पर्सनैलिटी है, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। आज मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मुझसे बातें करना चाहते हैं लोग, मुझसे शेयर करना चाहते हैं। उन्हें मुझ पे भरोसा आया और ये जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, ये इसी एनजीओ की वजह से हुई है। अभी जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, वहीं आज मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। मैंने मोंटेसरी ट्रेनिंग भी ले ली और अब मैं रिसेंटली बीएड कंप्लीट कर रही हूँ। मैं सच में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस एनजीओ से जुड़ी और मैम का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सच में मैं बहुत लकी हूँ और